तारीख 30 अगस्त 2023 समय सुबह के लगभग 3 से 4 बजे का रहा होगा। एक व्यक्ति जैसे ही अपने काम पर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचता है और रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई ट्रेन की जर्नल बोगी में चढ़ने का प्रयास करता है तो देखता है कि एक महिला पुलिस कांस्टेबल जो कि ज़मीन पर लेटी हुई है, उसके शरीर पर वर्दी तो है लेकिन वर्दी पूरी नहीं है, यानी कि वर्दी को फाड़ा गया है और साथ ही साथ उस महिला कांस्टेबल को बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी भी किया गया है। साथ ही साथ उसकी जो वर्दी है वो खून से लथपथ है। वह व्यक्ति कुछ समझ पाता आनन फानन में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ को सूचना देता है। साथ ही साथ अपने हाथ में पकड़े हुए फ़ोन के कैमरे से इस पूरे घटना कहानी को कैमरे में कैद कर लेता है और जैसे ही ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे डाली जाती है तो चंद मिनटों में ही हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के फ़ोन तक पहुंच जाती है और चलते चलते ये वीडियो आखिरकार उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के फ़ोन में भी जा पहुंचती है। और जैसे ही वो इस वीडियो को देखते हैं हताश और निराश तो हो ही जाते हैं, साथ ही साथ सकते में पड़ जाते हैं और आनन फानन में ही एक बैठक बुलाई जाती है और देर रात को ही एक बेंच का पीठ का गठन कर दिया जाता है इसी मामले की गुत्थी को सुलझाने के लिए, इसी मामले पे सोच और विचार करने के लिए। और साथ ही साथ सख्त लहजे में रेलवे विभाग साथ ही साथ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ को हिदायत दी जाती है। कहीं ना कहीं उनको बोला जाता है कि आपने अपनी ड्यूटी को सही से नहीं निभाया, अपने कर्तव्य का सही से निर्वाह नहीं किया। समझ नहीं पा रहे थे कि इस महिला कांस्टेबल को इतनी बुरी स्थिति में क्यों छोड़ा गया, क्यों उसको दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया, क्यों उसको लहूलुहान कर दिया। लोग ये जानना चाहते थे कि इस पूरे मामले की घटना कहानी क्या है, कौन इसका मास्टरमाइंड है, कौन इसका गुनाहगार है। तो साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से और आप सब साथियों का पुनः आभार और शुक्रिया, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आज की एक और नई घटना में, एक और नई कहानी में जो कि आधारित है एक सच्ची घटना पर और संबंधित है उत्तर प्रदेश से। दरअसल साथियों घटना कहानी की शुरुआत होती है 21 सितंबर 2023 को, जब उत्तर प्रदेश पुलिस की टास्क फोर्स को एक गुप्त सूत्रों के माध्यम से सूचना मिलती है कि हो ना हो फलां गांव में कुख्यात बदमाश ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं। और गुप्त सूचना के आधार पर तमाम टीमों का गठन कर दिया जाता है और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो तेज तर्रार अफसर थे वह जो है भारी तादाद में पुलिस फोर्स लेकर उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां के क्ल्यू मिला था। कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये आभास था, अंदेशा था कि हो ना हो बदमाश उन पर भी हमला कर सकते थे, इसलिए पुलिस पहले से तैयारी करके आई थी, कहीं ना कहीं हथियारों से लैस होकर आई थी। पहले तो जो पुलिस के विभाग के वरिष्ठ अधिकारी थे वो अपराधियों को सचेत करते हैं, वार्निंग देते हैं कि हथियार डाल दो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन वो बदमाश भी कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि वो कुख्यात प्रवृत्ति के बताए जा रहे हैं और मौका पा कर के वो पुलिस की तमाम टीमों के ऊपर हमला बोल देते हैं। गोलीबारी होने लगती है और गोलीबारी होता देख पुलिस भी जवाबी कार्रवाई पर उतर आती है और जवाबी कार्रवाई में कहीं ना कहीं पुलिस के 2 जवानों के साथ साथ एक दरोगा भी घायल हो जाते हैं और दूसरे पक्ष का यानी दूसरी पार्टी का कुख्यात बदमाशों में से 2 बदमाशों को भी गोलियां लगती हैं, वो भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। लेकिन उन अपराधियों का, क्रिमिनल्स का जो मुख्य सरगना था वो मौके से भागने में कामयाब होता है, कहीं ना कहीं पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग खड़ा होता है। लेकिन चंद दिनों बाद ही पुलिस को फिर क्ल्यू हाथ लगता है, फिर सूचना मिलती है, अपने गुप्त सूत्रों के हवाले से फिर खबर मिलती है कि हो ना हो वहाँ से फरार हुआ वो सरगना, वो मुख्य आरोपी एक गांव में जाकर छिपा हुआ है और कहीं ना कहीं पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर गोलीबारी होने लगती है, लेकिन जो अपराधी था वो घने गन्ने का सहारा लेकर पुलिस के ऊपर घात लगाकर हमला कर देता है और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आखिरकार वही अनीस खान नाम का अपराधी मौके पर ढेर कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं एनकाउंटर में मौत हो जाती है। और जैसे ही ये पूरी वारदात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है और लोगों को पता चलता है कि ये अनीस खान वही अनीस खान है जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने यानी एसटीएफ ने
पूरे 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है, वो भी जिंदा या मुर्दा। और कहीं ना कहीं जब पुलिस बारीकी से उसके बारे में जानने लगती है, कहीं ना कहीं ये पहचान करती है, तो पता चलता है कि ये अनीस खान वही अनीस खान है जो कि कुख्यात बदमाश तो है ही, बल्कि हाल फिलहाल में सुर्खियों में रहे एक वारदात जिसमें एक महिला कांस्टेबल को बहुत बुरी तरीके से जख्मी किया गया था, एक महिला कांस्टेबल के साथ दरिंदगी की सारी हदों को पार किया गया था। उस वारदात का जो मुख्य आरोपी था वो कोई और नहीं बल्कि ये वही अनीस खान है जिसका अभी एनकाउंटर हुआ है। और जैसे ही ये घटना कहानी लोगों को पहुंचती है, लोगों को पता चलती है, तो लोग भी तरह तरह की बातें करने लगते हैं, तरह तरह के सवाल उठाए जाने लगते हैं। लोग ये भी सवाल कर रहे थे, रह रहकर लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा था कि आखिरकार जब महिला पुलिस कर्मचारियों का ये हाल है, महिला पुलिस कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं है, तो भला आम आदमी सरकार और इस प्रशासन से, खास तौर पर पुलिस विभाग से क्या उम्मीद करेगा, क्या उपेक्षा करेगा। तो आखिरकार जब उस महिला पुलिस कर्मचारी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पुलिस की तमाम टीमें उस अपराधी को ढूंढने का, उस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास और प्रयत्न करने लगती है, लेकिन पुलिस भी हार थक चुकी थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार इस गुत्थी को सुलझाएं तो कैसे सुलझाएं, इस मामले को सुलझाने की शुरुआत करें तो कैसे करें, क्योंकि ना तो कोई सबूत था और ना ही कोई मौके का गवाह था। बस थी तो वो महिला पुलिस कर्मचारी जिसके ऊपर ये पूरी घटना कहानी है, जिसके साथ ये वारदात घटित हुई थी। लेकिन इंतज़ार था उस महिला पुलिस कर्मचारी के होश में आने का, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से चोटिल थी, बहुत बुरी तरीके से जख्मी थी। और जानकारी अनुसार लगभग 3 हफ्ते लग जाते हैं उस महिला कर्मचारी को होश में आने में। और जब होश में आती है तो वो आप बीती बताती है और वो कहती है कि साहब जी, मैं उस मुख्य आरोपी को आज भी पहचान लूँगी। और कहीं ना कहीं पुलिस की तमाम टीमें इस गुत्थी को सुलझाने में सतर्कता से जुट जाती है, लग जाती है। तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है और आखिरकार संदिग्ध लोगों की फुटेज को उस महिला को दिखाया जाता है। और पहले ही सेकंड में वो महिला पहचान लेती है कि साहब जी, ये वही व्यक्ति है जो कि मुख्य आरोपी है, जिसने मेरे साथ दरिंदगी की सारी हदों को पार किया है। और कहीं ना कहीं पुलिस को उसकी छानबीन शुरू कर देती है, उसको ढूंढने लगती है, उसको पकड़ने का प्रयास शुरू कर देती है। और जानकारी अनुसार ये महिला पुलिस कांस्टेबल सन 1958 में भर्ती हुई थी, कहीं ना कहीं तमाम ज़िलों में अपनी सेवाएं देती रहती थी। और चंद महीने पहले ही उनके वरिष्ठ अधिकारियों से उसको नोटिस मिला था, सूचना मिली थी कि आपको 10 दिन की ड्यूटी पर, वीवीआईपी ड्यूटी पर अयोध्या की हनुमानगढ़ी में जो मेला आयोजित होना है वहाँ पर जाना है, वहाँ पर अपनी सेवाएं देनी है। और यही वजह थी कि ये पटेल जो है, यही जो महिला कांस्टेबल है, वो अपनी सेवा को देने के लिए अयोध्या के लिए निकली थी, वो भी सरयू एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से। और बीच रास्ते में ही उसके इन अपराधियों के साथ सामना हो जाता है। ये अपराधी उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, गाली गलौज पर उतर आते हैं। चूँकि ट्रेन में और भी यात्री मौजूद थे, शायद और लोग बीच बचाव में आ गए होंगे, यही वजह रही कि वहाँ तो ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। लेकिन आगे चलकर उस महिला कांस्टेबल को अयोध्या स्टेशन पर उतरना था, लेकिन वो नींद आ जाने के कारण, यानी आंख लग जाने के कारण, वो महिला कांस्टेबल अयोध्या के स्टेशन पर तो नहीं उतर सकी। लेकिन उस सरयू एक्सप्रेस ट्रेन का जो अंतिम स्टेशन है, वहाँ पर जाकर उस महिला कांस्टेबल को पता चलता है कि उसको उतरना तो अयोध्या था, लेकिन वो कई किलोमीटर आगे जा पहुँची है। कहीं ना कहीं उसको ये भी मालूम था कि यही ट्रेन 1 घंटे के अंतराल उपरांत वापस उसी राह से, उसी रास्ते से जाकर गुजरेगी, कहीं ना कहीं अयोध्या रुकती हुई जाएगी। और शायद यही वजह रही कि 1 घंटा वो उसी ट्रेन में लेटी रही, बैठी रही, ताकि इसी ट्रेन के माध्यम से वो अयोध्या उतर जाएगी और अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करेगी। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन 1 घंटे के बाद वहाँ से चलती है, तो वो महिला कांस्टेबल देखती है कि 3-4 लोग, जिनकी संख्या पहले से ज़्यादा बताई जा रही है, वहाँ पर आकर टपक पड़ते हैं। और वो ये जानकर, ये देखकर परेशान थी, निराश थी, वो चौंक जाती है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले उसके साथ दरिंदगी की थी, पहले भी उसके साथ छेड़खानी की थी। लेकिन अब वो व्यक्ति खाली हाथ नहीं, बल्कि तेज़धार हथियारों से लैस होकर आए थे। और वो कुछ समझ पाती, कहीं ना कहीं उसने बीच बचाव में
मदद की गुहार भी लगाई, अपने आप को बचाने छुड़ाने का प्रयास भी किया होगा। क्योंकि रात ज़्यादा थी, शायद यही वजह होगी कि उसको कोई मदद भी नहीं कर पाया। और कहीं ना कहीं वो लोग, वो दरिंदे, वो हत्यारे, वो मुजरिम, वो हथियारों के साथ उस पर टूट पड़ते हैं। कहीं ना कहीं तेज़धार हथियारों से उस पर हमला बोल देते हैं और बहुत बुरी तरीके से उसको ज़ख्मी कर देते हैं। और जब उनका मन भर जाता है और उनको लगता है कि ये महिला कांस्टेबल मर चुकी है, दम तोड़ चुकी है, शायद ये समझकर वो उसको छोड़कर चले जाते हैं। और जैसे ही ट्रेन अयोध्या आकर रुकती है तो एक व्यक्ति जैसे ही ट्रेन में चढ़ता है, वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि एक महिला जिसके शरीर पर वर्दी तो है लेकिन फटी हुई है और शरीर खून से लथपथ है। पुलिस को सूचना दी जाती है और सोशल मीडिया के माध्यम से हर आदमी, हर व्यक्ति सोचने समझने पर मजबूर था कि उत्तर प्रदेश जैसे योगी राज में भला ये हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं तमाम तरीके की बातें होने लगती हैं, तमाम तरीके के सवाल उठते थे और सवाल उठने भी लाजमी है। कहीं ना कहीं आखिरकार अनीस खान नाम के उस अपराधी को, उस मुजरिम को सज़ा तो मिल गई, एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। और जिन लोगों को अभी सज़ा नहीं मिली है उनके खिलाफ तमाम संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर माननीय अदालत में पेश किया गया है, जहां से उम्मीद ये जताई जा रही है कि सख्त से सख्त सज़ा उनको ज़रूर मिलेगी, जिससे एक सख्त संदेश पूरे समाज में, पूरे देश में जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की हमारी घटना कहानी। आपको ये भी बताता चलूँ कि इस तरीके की घटनाओं को सुना करके हमारा मकसद कोई आपको परेशान करना नहीं है, हमारा मकसद कोई आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, आपको आगाह करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हाजिर होऊंगा एक और नई सनसनीखेज घटना और कहानी के साथ। तब तक के मुझे दीजिए विदाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब साथियों का, आभार।